हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं और फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर उसका सेकेंड यूनिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक मेन हेडिंग पढ़ेंगे, कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, या ये जाना जाता है कॉनकेव ग्रेटिंग के नाम से या रोलैंड ग्रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर इसे बात करें तो कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग ये हो गया। कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इसके बारे में अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें यूज किया गया था पैरेलल स्लिट्स या फिर प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी जिसे कहा गया। इस प्रकार से बहुत सारी लाइंस थी, इससे पैरेलल बीम, लाइट की पैरेलल बीम्स आ रही थी जो डिफ्रैक्ट हो रही थी, और डिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस प्रकार से बेंड हो रही थी। इन्हें एक पॉइंट पे इनका इमेज फॉर्म करने के लिए एक लेंस का यूज किया गया था, और फिर इसकी वजह से पर्दे पे इमेज बन रहा है। तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की अगर बात करें तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लेंस की जरूरत पड़ती है, एक तो इसके लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो दो लेंसेज की जरूरत पड़ती है। तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पहली दिक्कत ये थी कि इसमें लेंस की जरूरत पड़ती है, और अगर लेंसेज जो हैं वो परफेक्टली एक्रोमेटिक नहीं है तो उनके जो स्पेक्ट्रम होगा वो उस पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। किस वजह से? क्रोमैटिक एब्रेशन की वजह से। तो इसमें जो इमेज बन पा रहा है वो उतना स्पष्ट नहीं बन पा रहा है। तो रोलैंड ने एक कॉनकेव मिरर टाइप जनरेट किया है कॉनकेव मिरर की सहायता से, जिसे कहा गया कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। इसमें क्या हुआ, अगर इसे यूज किया गया तो इसे यूज करने की वजह से लेंसेज की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जो लाइट थी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत बढ़िया लाइट की इंटेंसिटी की और इमेज की क्वालिटी बढ़िया मिल पा रही है, और इसमें ये दोष भी नहीं है क्रोमैटिक एब्रेशन का। तो अगर बात करें तो इसे बनाया कैसे जाता है, अगर बात करें तो एक स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल ग्लास ले लिया गया, खोखला कांच का टुकड़ा, खोखला कांच का टुकड़ा ले लिया गया। इसे ही काट के, इसका कुछ भाग ये काट के निकाल लिया गया, इस काट के इसके कुछ भाग को निकाल लिया गया। ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये दिखेगा, अगर फ्रंट से देखा जाए तो ये पूरा खोखला है। तो अगर इसे हम लोग पढ़े भी हैं लेंस बनाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो इस पे की जाती है पॉलिशिंग, कलई की जाती है। तो अगर पॉलिश किया जाए तो इसके इस भाग पे अगर पॉलिश कर दिया जाए तो अब इसके अंदर जो लाइट्स होंगी, लाइट जब इंसिडेंट होंगी तो ये लाइट को क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, या इसे अलग से बना दे रहे हैं, अगर इस टाइप से ये है और इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जिस भी खोखले गोले का, सबसे पहले लेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, खोखला गोला लेते हैं, हॉलो स्फेरिकल सेल लिया जाता है पूरा। अब उसके बाद उसका कुछ भाग काट दे, ये साइड से भाग काट के निकाल लिया जाता है। इस कटे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है। बाहरी सतह पे अगर पॉलिश कर दी जाए तो ये जो अंदर वाला सतह होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होके ये एक पॉइंट इसके, इस जो जिस भी खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग रहेगा वहां, उस प्रकार से ये इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है ये पूरा, ये जो जहां से ये इसका केंद्र है, ये खोखले गोले का जो सेंटर होगा उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से जो इसका डिस्टेंस होता है वो कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हाफ होता है इसका फोकल लेंथ, और यहीं पे होता है इसके लिए फोकस। तो यहाँ पर भी फोकस की बात करें तो जो लाइट इंसिडेंट होगी इस पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, लाइट का ये जो रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज बन जाएगा जहां से भी लाइट आ रही होंगी। तो ये लाइट पैरेलल बीम लाइट का इंसिडेंट हुआ उस पे, और सब रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच रहा है। किस लेंस में ये है, ये कॉनकेव, या सॉरी कॉनकेव मिरर की अगर बात करें
तो कॉनकेव मिरर इस प्रकार से बनाया जाता है, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होता है तो सब टकरा के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इमेज फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इन सबको रिफ्लेक्ट करा के एक पॉइंट पे मीट कराने के लिए किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पे लेंस की आवश्यकता है। प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लेंस की आवश्यकता है, जबकि कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में प्लेन की आवश्यकता नहीं है, सॉरी लेंस की आवश्यकता नहीं है। प्लेन में लेंस की आवश्यकता है, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लेंस की आवश्यकता है, और इस वाले में कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में लेंस की आवश्यकता नहीं है। अपने आप लाइट जो है यहाँ पे मीट कर जा रही है, यहाँ पे बढ़िया इमेज फॉर्म हो जा रहा है। और इस दो, और जो पहले लेंस यूज करते थे तो उसमें क्रोमैटिक एब्रेशन वाला जो ड्रॉबैक था वो भी इसमें यूज हटा लिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया इसे। तो ये क्या हुआ, उस दोष को भी हटा पा रहा है और उसके बाद क्लियर इमेज भी हमें फॉर्म मिल जा रहा है। अगर बात करें कि ये कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बनाते कैसे हैं, तो कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बनाने के लिए ये हॉलो स्फेरिकल सेल लिया जाएगा, इसमें से इसका ये भाग काट के निकाल लिया जाएगा, इस कटे हुए भाग पे पॉलिश किया जाएगा। बाहरी भाग पे पॉलिश कर दे अगर तो इसका जो इनर सरफेस होगा वो काम करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। अब इस पे लाइंस रूल की जाती हैं, लाइंस रूल की जाती है। इनकी नंबर की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर में लगभग 4000 से 12000 लाइंस, 4000 से 12000 लाइंस ड्रॉ कर ली जाती हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 4000 से 12000 लाइंस ड्रॉ कर ली जाती हैं। अब उसके बाद लाइंस ड्रॉ करने से क्या होगा, अगर इसे समझा जाए तो मान लिया गया यही कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पे हमें ड्रॉ करना है लाइंस। तो लाइंस ड्रॉ करें तो यहाँ पे लाइन बना ली जाएगी, यहाँ पे लाइन बना ली जाएगी, यहाँ पे लाइन बना ली जाएगी, कुछ स्पेस देके, सेम स्पेस देते हुए बहुत सारी इस पे लाइंस ड्रॉ कर ली जाएंगी इस प्रकार से। अब उसके बाद लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि जहां पर ये लाइन बना हुआ है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जहां पे लाइट, जैसे ये लाइन अगर इस पे खींच दिया जाए, इस पर भी खींच दिया जाए, इस पर भी, इस पर भी, तो जहां से भी ये इसे लाइंस को ड्रॉ कर लिया गया वहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। बाकी जो ये बचा हुआ पोर्शन है वो क्या करेगा, जो जिस पे लाइन नहीं ड्रॉ किया गया वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाइट अगर जब इस पे इंसिडेंट होगा तो जहां जहां लाइंस ड्रॉ की गई होंगी, जहां जहां लाइंस ड्रॉ की गई होंगी वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। बाकी जो इन दोनों के बीच का स्पेस है यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी, फिर इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी, फिर इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी। तो इस प्रकार से जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी, जो बचा हुआ पोर्शन है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलेगी और वो एक ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। तो अगर देखा जाए इसमें तो वो एक स्लिट की तरह काम करेगा, क्योंकि लाइट जो है जहां भी लाइन ड्रॉ की गई होगी वहां से लाइट जो है रुक जाएगी, बाकी जहां लाइन ड्रॉ नहीं है वहां से लाइट जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो जहां से भी लाइट आएगी ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक स्लिट की तरह वर्क करेगा। इस प्रकार से ये बन गया एक स्लिट। तो अगर जो लाइन ड्रॉ किया गया, मान लिया गया उसका उसके लिए डिस्टेंस है स्मॉल डी, डी थिकनेस के लिए लाइन हो गया, लाइन का थिकनेस, और जो दोनों के बीच का वो ट्रांसमिट होने वाला पोर्शन है उसका थिकनेस अगर ई है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट की बात करें जो पहले लेक्चर में भी, इससे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया ई प्लस डी। तो ई प्लस डी क्या हुआ, ई प्लस डी जैसे यहां से अगर देखा जाए तो ये लाइन ड्रॉ की गई है, इसके ऊपर जो है वो है सरफेस जिसमें से लाइट ट्रांसमिट होगी, यहां से भी लाइट ट्रांसमिट होगी, तो इन दोनों पोर्शन से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, इन दोनों को कहा जाएगा स्लिट। तो इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है, इसी से बनाया जाता है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसके लिए E/2, इसके लिए E/2 और पूरा ये डिस्टेंस हो गया D। तो ये टोटल ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास E प्लस डी। तो अब E प्लस डी हमारे पास हो गया, कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बनाने के बाद ये हो गया हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। सबसे पहले इसे किसने बनाया और कैसे बनाया इसकी अगर बात करें तो इसे बनाने के लिए एक, ये इस पे बात कर भी चुके हैं हम लोग कि सबसे पहले एक हॉलो स्फेरिकल सेल लिया जाएगा, हॉलो स्फेरिकल सेल ले लिया गया, इसे काट दिया गया, इस प्रकार से काट के इसके बाहरी सरफेस पे अगर
पेंट कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया, यहां से बना लिया गया ग्रेटिंग। ग्रेटिंग बनाने के बाद ये अगर स्फेयर की बात करें तो ये इस प्रकार से रहा होगा। ये यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जिस भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग रहेगा उसका जो सेंटर रहेगा उस ये ही इसका भी सेंटर होगा, इसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधा पार्ट को, मतलब इसे आधा पार्ट को एक की रेडियस लेते हुए यहां से एक सर्किल ड्रॉ किया जाएगा। यहां से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया गया, इसे ही कहा जाता है रोलैंड सर्किल। सबसे पहले इन्होंने, रोलैंड ने ही सर्किल को ड्रॉ किया, बनाया, इस वजह से इसका नाम है रोलैंड सर्किल या रोलैंड ग्रेटिंग के नाम से भी जाना जाएगा। और इसी में हमें करना है पूरा प्रोसेस। जब लाइट यहां से मान लिया गया, ये सर्किल ड्रॉ हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अगर इस सर्किल के लिए हम लोग बात करें तो इस सर्किल के लिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ये पूरे के लिए था रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसका हो गया सेंटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा r/2। अब यहां से मान लिया गया लाइट जो है रे, ये कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ से ये पूरा ग्रेटिंग एलिमेंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का क्या है, इसे लिखा जा सकता है जी डैश। ये हो गया डिफ्रैक्शन कॉनकेव ग्रेटिंग जी डैश। इसमें ग्रेटिंग एलिमेंट बना लेते हैं, ए और बी दो पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी हम लोग समझ गए। इस डिस्टेंस कितना, ये a प्लस डी की वैल्यू है। a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है e प्लस डी, ग्रेटिंग एलिमेंट के बराबर। ये हो गया e प्लस डी। जब ये लाइट यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंच रही है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ से बना लिया गया, मान लिया गया ये यहाँ लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से फिर यहाँ पर पहुंच रही है। ये दोनों लाइट यहाँ पर मीट कर गई, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज आई कहें या एस डैश कह दिए इसे, बुक में भी यही सिंबल है। तो इसे एस सोर्स स्लिट से, ये लाइट सोर्स से ये लाइट आ रहा है और यहाँ पे एस डैश पे ये पहुंच रहा है, कहाँ से, रिफ्लेक्शन के थ्रू। अब उसके बाद इस ए पॉइंट को सी से मिला दिया जाए और फिर बी पॉइंट को भी सी से ये मिला दिया जाए, तो अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहां पर देखा जाए अगर तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसकी वैल्यू हो गई मान लिया गया आई प्लस डी आई। अब यहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच रही है, तो यहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होके ये वाली यहां पहुंच रही है, तो इसके लिए मान लिया गया एंगल है थीटा रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो इस वाले के लिए यहां से बाद जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसे कहा जाए थीटा प्लस डी थीटा। इसके बाद हमें इसके लिए पूरा सॉल्व करके फिर पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे जूम करके डायग्राम बना रहे हैं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले जब प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें दो लेंसेज की जरूरत थी। अगर लेंस जो है वो एक्रोमेटिक ना हो तो उनकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन की समस्या आ रही थी और इसमें दो लेंस की जरूरत पड़ रही थी। इससे बचने के लिए रोलैंड ने क्या किया कि कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का उपयोग किया। इन्होंने इसे ड्रॉ किया, इसलिए इसका नाम है रोलैंड ग्रेटिंग भी इसका नाम है। इसमें क्या किया गया, इसमें कॉनकेव मिरर की तरह काट लिया गया, कॉनकेव मिरर बनाया गया स्फेरिकल सेल से काट के, ऑलो स्फेरिकल सेल से काट के और उस पर पॉलिश करके मिरर बनाया गया, कॉनकेव मिरर बनाया गया और उस पर लाइंस रूल की गई, लाइंस खींची गई जिनकी संख्या 1 सेंटीमीटर में 4000 से 12000 लाइंस रूल की गई। अब उसके बाद लाइंस रूल करने के बाद जहां पर भी लाइन रूल की गई वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो ओपैक पोर्शन का काम करेगा। लेकिन जहां से लाइन रूल नहीं की गई है वो ट्रांसमिट लाइट का ट्रांसमिशन पार्ट रहेगा, वो लाइट को ट्रांसमिट करेगा, मतलब वो स्लिट की तरह काम करेगा। लाइट वहां से जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। इस प्रकार की लाइन रूल करने से लाइन वाले पोर्शन को छोड़ के जहां जहां लाइन है वो सेपरेशन हो गया,
बाकी सब जो पोर्शन है वो स्लिट की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार से स्लिट की तरह से लाइट आ रही है और वो लाइट एक पॉइंट पे मीट हो जा रही है और वहां पे खूब बढ़िया इमेज बन पा रहा है। और इसमें ये भी समस्या, क्रोमैटिक एब्रेशन की जो समस्या थी उसे भी हल कर लिया गया और दो लेंसों की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब इसे हम लोग जूम करके बनाते हैं और इसे समझते हैं। तो इस डायग्राम को जो अभी बनाए थे रफली, इसे जूम करके बना दिए। जूम करके बना देने के बाद ये हो गया जी जी डैश, ये हो गया कॉनकेव ग्रेटिंग। जी जी डैश हो गया यहाँ पे कॉनकेव ग्रेटिंग। कॉनकेव ग्रेटिंग की बात करें, ये कैसे बनाया गया था? ये हॉलो स्फेयर से काट के इसके बाहरी भाग पे पॉलिश की गई थी। अगर इसे पूरा बनाए तो फिर से ये पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका बीच में जो सेंटर होगा उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे रिप्रेजेंट किया गया सी से। तो रोलैंड ने इन दोनों को बीम या इस डायमीटर से एक सर्किल ड्रॉ किया। इस ये हो गया इसके लिए, इस सर्किल के लिए डायमीटर, जिस सर्किल को कहा जा रहा है रोलैंड सर्किल। और इन्होंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहाँ तक का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसके हाफ पार्ट को सर्किल रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ किया जिसे कहा गया रोलैंड सर्किल। अब उसके बाद ए और बी यहाँ पे पॉइंट्स हो गए जिन्हें कहा गया ग्रेटिंग एलिमेंट्स। ए और बी हो गए ग्रेटिंग एलिमेंट्स। इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हो गया ई प्लस डी। ये हो गया कोई स्लिट या सोर्स जहां से मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट होगी। यहां से मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट होगी, मान लिया गया उस मोनोक्रोमैटिक लाइट का जो वेवलेंथ है वो हो गया लेमडा। तो लेमडा वेवलेंथ की मोनोक्रोमैटिक लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो एक लाइट अगर ये देख रहे हैं, एस लाइट जो है, एस से लाइट रे जो है एस से ए तक आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके या कहें डिफ्रैक्ट होके पहुंच रही है एस डैश तक। तो दो लाइट्स हम लोग मान लिए, ये हो गया एस ए जो ए से डिफ्रैक्ट होके पहुंच रही है एस डैश पर। तो ये एस ए से आ रही है और ए एस डैश से यहाँ पहुंच रही है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा जो यहाँ से लाइट सोर्स है, वो दूसरी जो रे है वो पहुंच रही है एस से इस पॉइंट बी तक। और इसे जूम करके थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके बनाया गया ताकि आसानी से समझ में आए। तो ये एस से पहुंच रही है बी पर, एस बी इंसिडेंट हो रही है और दूसरी यहाँ से जो डिफ्रैक्ट होके वो पहुंच रही है एस डैश पर। यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इन दोनों की वजह से इमेज। तो अब अगर बात करें तो इसमें जो हम लोग मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है, ये मान लिया गया स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस आर डैश है। तो इन सब की वैल्यू के लिए, तो इन सब की वैल्यू में क्या रिलेशन है? और दूसरी बात हम लोग सबसे पहले तो इन सब के लिए मानते हैं कि ये एस जब स्लिट से लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ये अगर इस पे परपेंडिकुलर बनाया गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन कोण हो गया और इसे मान लिया गया आई से, इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया आई से। यही जब लाइट रे यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच रही है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इसे कहा गया आई प्लस डी आई, आई प्लस डी आई। ये यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, क्या कहें रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्रैक्ट होकर जो पहुंच रही है इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। तो अब ये लाइट डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर एस डैश पे पहुंच रही है, इसी प्रकार से यहाँ से भी लाइट डिफ्रैक्ट होकर एस डैश पर पहुंच रही है, इसे कहा गया थीटा प्लस डी थीटा, थीटा 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 प्लस डी थीटा। तो अब यहाँ पे दो एंगल मिल गए, ये आई और ये हो गया थीटा, ये हो गया आई प्लस डी आई और ये हो गया थीटा प्लस डी थीटा। अब अगर बात करें तो यहाँ से लाइट सोर्स जो है यहाँ पे डिफ्रैक्ट होके एस डैश पे इन सब का इमेज फॉर्म कर रहे हैं। इन सब के लिए अगर हम लोग बात करें तो इन एक इसमें एज्यूम किया गया है, बात किया गया कि जो लाइट सोर्स से लाइट ये फर्स्ट रे आ रही है एस ए पर और यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अगर ये लाइट दूसरे एंगल पे भी यहाँ इंसिडेंट होगी तो एस ए प्लस ए एस डैश की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर पाथ डिफरेंस या ये जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, कौन सी, एस ए प्लस ए एस डैश।
तो ये वैल्यू चाहे जिस भी एंगल पे इंसिडेंट हो, यहाँ से फिर डिफ्रैक्ट होके वहां पहुंचेगी, फिर दूसरे पे इंसिडेंट होगी, फिर डिफ्रैक्ट होके पहुंचेगी। तो बार बार जो इसका जो एस ए प्लस ए एस डैश की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो दूसरा इसके लिए हमें प्रूव भी करना है कि ये मान लिया गया रे आर है और ये मान लिया गया आर डैश है, ये आर डैश, मतलब एस ए की वैल्यू आर और ए एस डैश की वैल्यू आर डैश। तो इन दोनों की जो वैल्यू है आर प्लस आर डैश जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग इसके लिए पाथ डिफरेंस की बात करते हैं कि ये जो रेज है इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये जो ए एस है या ये पॉइंट ए है, इससे इस वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर बनाया जाए तो मान लिया गया ये परपेंडिकुलर यहाँ लाई कर रहा है, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ पे ये एंड पॉइंट पे मान लिया गया। और फिर उसके बाद देखा जाए तो अब अगर ड्रॉप करने का मतलब ये क्या हुआ कि इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ के बाद सेम है। किसकी? एस ए की वैल्यू जो है वो एस एन की वैल्यू के बराबर है। लिख भी सकते हैं कहीं एस ए इज इक्वल टू है यहाँ पर एस एन। तो जो लाइट ट्रेवल हो रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर इन दोनों के लिए बात करें तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसके बाद। फिर उसके बाद अगर इस वाले बी पॉइंट से देखा जाए तो बी पॉइंट से इस एस डैश पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं इस पर। ये बना दिया गया और इसे क्या लिया गया? पॉइंट एम। तो ये हो गया बी एम इन दोनों पे परपेंडिकुलर, और दूसरा ये हो गया ए एन इस और इस लाइन पे परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं इसके लिए कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी क्या। तो पाथ डिफरेंस की अगर वैल्यू की बात करें, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि ये जो सेकेंड रे है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और फिर उसके बाद देखा जाए कि ये जो फर्स्ट रे है एस ए एस डैश ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं सेकेंड रे, ये वाली रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो ये डिस्टेंस है एस बी, क्या डिस्टेंस हो गया? एस बी प्लस सेकेंड रे द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक एस बी हो गया, प्लस यहां से ये एस डैश तक पहुंच रहा है तो ये भी डिस्टेंस हुआ बी प्लस एस डैश। तो एस बी प्लस बी एस डैश ये सेकेंड रे द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। कहां से? यहाँ एस से ये स्टार्ट कर रही है जर्नी और कहां तक पहुंच रही है? बी तक, और फिर बी से डिफ्रैक्ट होके पहुंच रही है एस डैश तक। तो ये क्या हुआ? एस बी प्लस बी एस डैश। अब उसके बाद फर्स्ट रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो उसके द्वारा ट्रेवल पाथ की डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा यहाँ एस से ए तक, ये हो गया एस ए, और फिर ए एस डैश प्लस ए एस डैश, इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस हो गया। तो क्या हुआ? पाथ डिफरेंस की अगर वैल्यू फाइंड करें तो ये हो गया एस बी प्लस बी एस डैश, मतलब ये सेकेंड रे द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस एस बी प्लस बी एस डैश, और फर्स्ट रे द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है एस ए प्लस ए एस डैश। तो ये सेकेंड रे द्वारा, ये फर्स्ट रे द्वारा, अगर दोनों का पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो इन्हें सब्सट्रैक्ट कर दें। तो ये क्या हो गया? अगर इसे फिर से लिखा जाए तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया एस बी प्लस बी एस डैश माइनस एस ए माइनस ए एस डैश। अगर डैश वालों को एक साथ लिखें और इन्हें एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ये हो गया एस बी माइनस एस ए एक साथ, माइनस यहां से क्या हुआ? यहां माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया गया, ये हुआ ए एस डैश, यहां पे आ गया माइनस बी एस डैश। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिल गई एस बी माइनस एस ए माइनस ए एस डैश माइनस बी एस डैश। तो अब इन दोनों वैल्यू की बात करें तो एस बी माइनस एस ए देखते हैं कहाँ ये हुआ एस बी
और इसमें से घटाना है हमें कौन सी वैल्यू, एस ए। तो मतलब एस ए यहाँ है और एस बी ये वाली रे है, इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर जो बनाया गया है, तो अगर देखा जाए तो इसके बाद इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये एस बी की वैल्यू है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और एस ए की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एस ए की वैल्यू एस एन के बराबर है। तो एस एन के अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू मतलब एस बी में से एस एन घटा दें तो हमें मिल जाएगा एस बी माइनस एस ए की वैल्यू, क्योंकि एस ए की वैल्यू लिखा भी गया है, यहाँ पे लिखे हैं एस ए इज इक्वल टू हो गया यहाँ से एस एन, तो एस ए इज इक्वल टू एस एन हो गया। तो यहाँ से हम फाइंड करें अगर, तो इस एस बी में से एस एन की वैल्यू घटा दिए, क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा बी एन, इसकी वैल्यू आ गई बी एन। किसकी वैल्यू है, एस बी माइनस एस ए। एक बार फिर अगर देखें तो यहाँ पे एस बी और हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है कौन सा, ये पूरा हो गया एस बी, इसमें से हमें एस ए को घटाना है। एस ए की वैल्यू ये एस एन के बराबर है, तो इतना पार्ट इसमें से डिडक्ट हो गया, घट गया, कम हो गया, ये क्या बचा बी से लेके एन तक, ये वैल्यू आ गई बी एन माइनस। अब दूसरी वैल्यू की बात करें, दूसरी वैल्यू क्या है, ए एस डैश, ये देखते हैं कहाँ है, ये है यहाँ ए एस डैश, दूसरा बी एस डैश, दूसरा है बी एस डैश। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ए एस डैश और बी एस डैश, इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ जो पॉइंट है बी एस डैश कौन है, बी एस डैश, ये किसके इक्वल होगा, ये यहाँ से इस पॉइंट के इक्वल होगा एम एस डैश के, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर बनाया गया है, तो ये हो गया एम एस डैश। देख भी लें अगर तो इन दोनों पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, बनाया गया, ये बना लिया गया, तो यहाँ बी एस डैश हो गया, ये हो गया एम एस डैश, दोनों इसके बाद सेम है। तो जो अगर इस यहाँ से ए एस डैश में से हमें बी एस डैश घटाना हो, तो मतलब ए एस डैश में से हम बी एस डैश के बराबर मतलब एम एस डैश को ही घटा दें तो भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू है यहाँ से ए से लेके एम तक की वैल्यू, और इसे लिखा जाएगा ए एम। क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ए एम। हमें चाहिए अब बी एन और ए एम की वैल्यू। बी एन की वैल्यू अगर देखें बी एन, तो बी और ये रहा एन, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये इस पे बनाया गया है परपेंडिकुलर, ठीक। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये अगर एंगल आई है, ये आई एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो टोटल एंगल हुआ 90। तो ये बचा हुआ जो एंगल हुआ ये हुआ 90 माइनस आई, ये कितना हुआ 90 माइनस आई। और अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा होगा 90, तो ये 90 माइनस आई ये सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो अब ये क्या बचेगा केवल आई, तो ये एंगल बच गया आई। तो ये फाइंड हो गया एंगल आई। अगर इस एंगल की बात करें तो अगर ये वाली वैल्यू है हमारे पास थीटा, ये वाली वैल्यू कितनी थी थीटा, ये वाली वैल्यू हो गई थीटा, तो ये अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा हुआ, तो ये टोटल एंगल हो गया इस वाले के लिए 90 माइनस थीटा। यहाँ से अब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये थीटा है, तो ये बचेगा कितना टोटल 90 माइनस थीटा, ये 90 है ही, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। तो आई और थीटा मिल गया। अब आई और थीटा के बाद इन दोनों में अगर सॉल्व करें तो यहाँ से बी एन और ए एम की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले अगर आई के लिए बात करें तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, यहाँ से अगर इंसिडेंस एंगल की बात करें या इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है आई की बात करें तो आई ये एंगल है, तो इसके लिए ये यहाँ से मिलेगा। तो बी एन और ए एम के लिए हम लोग फिर साइन आई और साइन थीटा का एंगल अप्लाई करते हैं। तो साइन आई की अगर बात करें तो आई एंगल यहाँ पे बन रहा है, आई यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से एन तक, फिर इसके बाद ये इस पे परपेंडिकुलर बी तक, और ये इसके लिए हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर अप्लाई करें तो लिख सकते हैं साइन आई, यहाँ से इंसिडेंस के लिए तो साइन आई इज इक्वल टू, साइन के लिए क्या होता है
साइन थीटा इज इक्वल टू, या साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब इसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है बी एन अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू है ए बी, तो ये लिख लिया गया ए बी। तो बी एन की अगर वैल्यू की बात करें यहाँ से, तो बी एन इज इक्वल टू मिल गया हमें ए बी साइन आई। फिर उसके बाद यहाँ से इस वाले थीटा के लिए अप्लाई करते हैं, थीटा के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर अप्लाई करें और यहाँ से अगर देखें, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये इसके लिए है बेस, यहाँ कहाँ तक, एम तक। ये इसके लिए एम तक, फिर इसके लिए ये लाइन। तो अगर इसके लिए बात करें तो ये यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल है। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू मैक्सिमा के लिए एन लेमडा। तो हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन हो गया ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर हम बात करें कि एस डैश पे जो डिफ्रैक्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव रेज के बीच में जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, वो होना चाहिए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के लिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं, मतलब ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा शुड बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इसके लिए किया जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया ई प्लस डी, मतलब ई प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कह लिया गया, कांस्टेंट। इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट ये हो गया ई प्लस डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस आई, और आई का डिफरेंशिएशन डी आई माइनस, फिर साइन थीटा के लिए डिफरेंशिएशन करनी, हो गया कॉस थीटा डी थीटा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ई प्लस डी से अगर डिवाइड भी करें तो ये एक एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया कॉस आई डी आई माइनस कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 नहीं है, ये वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो क्या हुआ, कॉस आई डी आई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए, अब इसे मान लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसे बना लिया गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमें चाहिए डी आई और डी थीटा की वैल्यू। अगर यहां पे देखा जाए तो किसी भी सर्किल के लिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अब इन दोनों के लिए अगर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम अगर फाइंड करें तो मान लिया गया। अब हम लोगों के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो सब वैल्यू इसमें सपोज कर लिया जाता है। जैसे S से A तक मान लिया गया ये डिस्टेंस हो गया R, और AS डैश हो गया R डैश, ये हो गया, या R1 और R2 भी लिख सकते हैं। तो इसे R कहें तो इसे R डैश लिख दिए, S डैश जैसे लिखा गया था। ये वाला एंगल मान लिया गया अल्फा, स्लिट के पास जो है। ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल हो गया, मान लिया गया बीटा, और ये इमेज जहां फॉर्म हो रहा है ये एंगल हो गया, मान लिया गया गामा। तो ये अल्फा, ये बीटा, और ये हो गया गामा। तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए अगर बात करें तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया अल्फा प्लस आई, क्या हुआ, बाय फिगर अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू, यहां से इंटीरियर एंगल के लिए बात करें तो ये हो गया आई प्लस डी आई प्लस यहां से हो गया ये बीटा, या बीटा प्लस आई प्लस डी आई। तो आई से आई कैंसिल हुआ, डी आई की वैल्यू यहां से मिल गई, आई से आई ये कैंसिल हुआ, डी आई की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई है, अल्फा तो अपनी जगह है, बीटा वहां से इधर आ गया, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए अगर फाइंड करें यहां से तो ये हो जाएगा थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फिर फाइंड करें अगेन तो ये हो गया थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां से थीटा प्लस डी थीटा
थीटा प्लस डी थीटा और यहाँ से हो गया ये गामा। तो एक्सटीरियर एंगल इज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो ये इसमें लगा दिए, बीटा से यहाँ से देखा जाए थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, डी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है या मिल गई। क्या वैल्यू मिल गई? ये वैल्यू मिल गई हमें बीटा माइनस ये गामा इधर है, ये हो गया बीटा माइनस गामा। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, डी आई की वैल्यू और डी थीटा की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस आई और डी आई की वैल्यू हो गई अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा और डी थीटा की वैल्यू भी मिल गई है। कहाँ से? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये अप्लाई की और यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है डी थीटा की बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इस एक्सप्रेशन के लिए, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसे इस प्रकार से ही ये ए और बी पॉइंट और एस डैश के लिए ये परपेंडिकुलर इसी प्रकार से ड्रॉ किया गया था कि वो रेडियस की तरह बिहेव कर रहे थे। तो अगर इन सबको अगर देखा जाए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो देखते हैं सबसे पहले अल्फा के लिए। तो अल्फा देखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे। तो अल्फा के लिए क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू यहाँ से कौन सी है? ए एन। आर्क दोनों पे ये परपेंडिकुलर यही बनाया गया था, तो ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस, मतलब रेडियस के लिए ये वैल्यू हो गई आर। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ए एन अपॉन आर, ए एन अपॉन आर। फिर उसके बाद अगर बीटा की वैल्यू की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो बीटा इज इक्वल टू आर्क किसके लिए? ये पूरा ए बी अपॉन रेडियस आर। तो आर्क हो गया ए बी अपॉन रेडियस कैपिटल आर। फिर गामा की वैल्यू की बात करें तो इसके लिए आर की बात करते हैं इस वाले पर, तो ये हो गया बी एम, ये हो गया बी एम अपॉन आर के लिए यहाँ पे रखा गया आर डैश। तो ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अल्फा की वैल्यू हो गई ए एन अपॉन आर, बीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन आर और गामा की वैल्यू हो गई बी एम अपॉन आर डैश। तो अब हम ए एन ए बी और बी एम की वैल्यू भी फाइंड करके यहाँ रख सकते हैं। जैसे ए बी की वैल्यू कितना? ई प्लस डी। अब ए एन की वैल्यू की बात करें तो ए एन देखते हैं कहाँ लाई कर रहा है, ए और ये हो गया एन, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो बेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कौन सा? कॉस थीटा। तो कॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया ए एन अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई ए बी। तो ए एन की वैल्यू यहां से मिल सकती है। ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी? ए बी इंटू कॉस आई। तो ए एन की वैल्यू यही प्लेस कर दे रहे हैं, ये हो गया ए बी कॉस आई अपॉन स्मॉल आर, ये वैल्यू हो गई। ए बी की भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू ई प्लस डी, तो बार बार वो प्लेस करना होगा, उससे अच्छा ए बी ठीक है। बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन आर है ही ऑलरेडी। अब हमें चाहिए बी एम की वैल्यू, तो बी और एम देखा जाए तो ये यहाँ पे है। इसके लिए बेस कौन सा काम करेगा? ये बेस है, थीटा अगर इसमें अप्लाई कर लें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये बेस मतलब बी एम, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी, तो ये हो गया बी एम
अपॉन ए बी। तो यहां से भी इसकी वैल्यू बी एम की वैल्यू की बात करें तो बी एम की वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस थीटा। तो यहां से ये हो गया बी एम की वैल्यू ए बी कॉस थीटा अपॉन आर डैश। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस किया जाए तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखने पे तो इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों के पास है, उसमें वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया कॉस आई अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये है अल्फा, अल्फा की वैल्यू है ए बी कॉस आई अपॉन स्मॉल आर, फिर कॉस आई अल्फा माइनस बीटा। तो इसे लिख दे रहे हैं यहाँ बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखने पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 हम लोग इसे बनाए तो कॉस आई अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दिए माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू ये रही ए बी अपॉन आर, फिर माइनस कॉस थीटा, फिर है बीटा माइनस गामा। तो बीटा की वैल्यू की बात करें तो बीटा की वैल्यू यही है ए बी बाई आर माइनस गामा, गामा की वैल्यू की बात करें तो गामा की वैल्यू है ए बी कॉस थीटा अपॉन आर डैश। ये वैल्यू हो गई, ये हो गई वैल्यू कॉस आई, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज प्लेस कर दिए तो ये वैल्यू हमें मिल गई। इन सब टर्म्स में अगर देखा जाए तो ए बी कॉमन मिल रहा है, ए बी मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी, तो ए बी अगर कॉमन ले लिया जाए तो इज इक्वल टू इधर जीरो है ही, तो वो भी जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो ये टर्म ही जीरो होगा। ए बी कॉमन ले लिया गया, क्या बचा यहाँ से बचा कॉस आई, ए बी कॉमन बचा कॉस आई अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, माइनस यहां से लिख लिया गया कॉस थीटा, ए बी तो कॉमन हो ही गया, ये बचा 1 बाई आर माइनस कॉस थीटा अपॉन आर डैश। अगर इस वैल्यू के लिए अगर वैल्यू प्लेस की जाए, आर की जगह क्या वैल्यू प्लेस किया जाए, जैसे आर की जगह प्लेस किया जाए आर इज इक्वल टू कॉस आई इंटू आर या आर कॉस आई। अगर आर की जगह हम लोग प्लेस करते हैं कैपिटल आर कॉस आई, तो देखें अगर आर की जगह, तो आर की जगह क्या रख दिया गया कैपिटल आर कॉस आई, तो कॉस आई से कॉस आई कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर में से 1 अपॉन आर सब्सट्रैक्ट हो गया, ये वैल्यू हो गई 0। इसी तरह यहां अगर देखा जाए तो आर डैश इज इक्वल टू क्या रखा जा सकता है, आर डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्या आर डैश की जगह अगर हम लोग प्लेस करें कैपिटल आर कॉस थीटा, तो आर डैश की जगह हो गया कैपिटल आर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये बचा 1 बाई कैपिटल आर, इधर भी है 1 बाई कैपिटल आर, तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ये हो गया 0। तो हमें क्या वैल्यू मिली, आर इज इक्वल टू आर कॉस आई और आर डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू आर कॉस आई मिला और r डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर s जो है किसी भी सरकमफेरेंस पे रखा गया है, किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे रखा गया है, तो जो r डैश है वो भी क्या होगा, सेम सर्किल के, सेम रेडियस के सर्किल के सरकमफेरेंस पे ही लाई करेगा। इसके लिए लिख भी दिया गया है कि s लाइज एट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r
देन एच डैश आल्सो लाइज ऑन सेम सर्किल, मतलब एच डैश जहां इमेज बन रहा है वो क्या हुआ, इसी सर्किल पे लाई कर रहा है। बस इसके लिए क्या है कि जो स्लिट है और जो उसके बाद ग्रेटिंग एलिमेंट है, जो ग्रेटिंग है वो कहाँ रखा होना चाहिए, वो रखा होना चाहिए इस प्रकार से कि जो भी ग्रेटिंग का जो रेडियस है या जो सर्किल हम लोग बनाए हैं, मतलब जो रोलैंड सर्किल बनाया गया है, इस रोलैंड सर्किल में एस और इसके लिए ग्रेटिंग को इस प्रकार से प्लेस करना है, मतलब इन दोनों को इस सर्किल पे प्लेस करना है। किस सर्किल पे प्लेस करना है, ऐसा सर्किल, मतलब जो सर्किल हम लोग ड्रॉ किए उसका जो डायमीटर है वो जो ग्रेटिंग का है, जो ग्रेटिंग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे इसे यहाँ से ड्रॉ किया गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके यहाँ से ये इसका सेंटर हुआ, तो ये इस प्रकार से खूब दूर तक ये राउंड में बनेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो सर्किल जो ड्रॉ किया गया उसका डायमीटर, जो ग्रेटिंग बनाया गया है, जो कॉनकेव ग्रेटिंग बनाया गया है उसके ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए। मतलब जो ये सर्किल बनाया गया है, इस सर्किल पे जिस पे इन चीजों को प्लेस किया गया है, अगर इसका जो डायमीटर है वो ग्रेटिंग वाले के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है, तो ये जो इमेज है वो उसी सरकमफेरेंस पे फॉर्म होगा। यही लिख भी दिया गया, इफ स्लिट एंड कॉनकेव ग्रेटिंग आर प्लेस्ड एट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वही सर्किल पे, हुज डायमीटर, मतलब जिस सर्किल का डायमीटर इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्रेटिंग, मतलब इस ग्रेटिंग के रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये इसका सेंटर था, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, इसके अगर उसका डायमीटर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रा फोकस हो रहा है वो होगा सरकमफेरेंस पे, उसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे फॉर्म होगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।